बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज का मेरा टॉपिक जनरल बाजवा है। मेरा वैसे भी हमेशा टॉपिक जनरल बाजवा ही रहा है। तो जिसको हंसी आ रही है वो अपनी हंसी कंट्रोल कर ले। आज की जो स्पीच थी जनरल बाजवा की वो मैंने नहीं सुनी थी, मैं दिन भर बिजी था। तो मैंने आज शाम को जब उसकी स्पीच वगैरह सुनी तो मुझे बड़ी मायूसी हुई और फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी चीजें हाईलाइट की जाए। अब आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा ने खुद को बताया कि मैं तारीख के नाम में गुम हो जाऊंगा और फिर मेरा नाम भी डगलस मैकार्थर की तरह रह जाएगा। और डगलस मैकार्थर कौन था और डगलस मैकार्थर की तरह कम ही लिया जाएगा। अब ये डगलस मैकार्थर कौन था इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं। जो थोड़े मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैंने डगलस मैकार्थर के हवाले से थोड़ा सा बताया हुआ है। आज मैं डगलस मैकार्थर के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डगलस मैकार्थर को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरी थोड़ी सी थीसिस थी जब मैं अपनी एमए पॉलिटिक्स में कंप्लीट कर रहा था इंटरनेशनल साइंस के अंदर। तो मैंने थोड़ी सी थीसिस लिखी हुई थी फिलिपाइन के ऊपर। फिलिपाइन के दौरान वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, तब मेरा राब्ता पड़ा था डगलस मैकार्थर से। अब डगलस मैकार्थर की जिस पर्सनैलिटी से जनरल बाजवा खुद को मैच करना चाहते हैं ना, एक्चुअली वो उस पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे, लेकिन डगलस मैकार्थर की एक और पर्सनैलिटी थी जिससे वो मैच खा रहे हैं। जनरल बाजवा के मुताबिक डगलस मैकार्थर ने जितनी जंगें लड़ी, जितना फतेह था, जितना बड़ा अजीम जनरल था जिसने जापान फतेह किया अमेरिका के लिए, सो ये जनरल बाजवा उसको उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने कहीं दिल्ली के अंदर झंडे तो नहीं गाड़ दिए। एक्चुअली में जो डगलस मैकार्थर की दूसरी पर्सनैलिटी थी जिससे जनरल बाजवा एग्जैक्टली मैच खाते हैं, वो पर्सनैलिटी क्या थी? मेंटल डिसऑर्डर, शॉर्ट टेम्पर्ड, नार्सिसिस्ट, इगोटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, हाईली टनल विजन जनरल, ऑब्सेसिव, एक वेस्ट बॉय कॉबॉय की हैसियत रखने वाला जनरल। ये वो पर्सनैलिटी थी जो जनरल डगलस मैकार्थर की थी जिससे जनरल बाजवा एग्जैक्टली मैच खाता है। जनरल मैकार्थर ने एक स्टाफ रखा हुआ था अपना जो उसकी इमेज प्रमोट करता था पूरे अमेरिका के अंदर के डगलस मैकार्थर ये है वो है, मतलब उल्टी सीधे न्यूज़ें फैलाना। सो जनरल बाजवा ने भी आईएसपीआर रखा हुआ है, वो भी उसकी उल्टी सीधे न्यूज़ें फैला रहा है। सो ये वो डगलस मैकार्थर की ये वो पर्सनैलिटी थी जो जनरल बाजवा से मैच खाती है। इसी तरह से डगलस मैकार्थर ने अर्ली रिटायरमेंट लेने की कोशिश की थी ताकि वो फिलिपाइन का फील्ड मार्शल बन सके और फील्ड मार्शल बनने के बाद फिलिपाइन के प्रेसिडेंट के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। उसको भी सियासी कीड़ा था, इसको भी सियासी कीड़ा है। सो ये वो पर्सनैलिटी है जो दोनों की मैच खाती है। अब वो पर्सनैलिटी जो जनरल मैकार्थर की जनरल बाजवा के साथ मैच नहीं खाती वो मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। इस बंदे ने फिलिपाइन अमेरिकन वॉर लड़ी, मैक्सिकन रेवोल्यूशन में जंग लड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी, कोरियन वॉर लड़ी। ये वो जंगे थी जो जनरल डगलस मैकार्थर ने लड़ी। जनरल बाजवा ने कोई भी जंग नहीं लड़ी। इनफैक्ट वॉर ऑन टेरर के टाइम के ऊपर ये तो लॉजिस्टिक्स में भाग गया था। अब लॉजिस्टिक्स वाला बंदा कौन सी जंग लड़ता है? ये वो चीजें हैं जो सोचनी चाहिए जनरल बाजवा को कि किस तरह से कंपेयर कराएं। हाँ, अलबत्ता वो जो नार्सिसिस्टिक साइकोटिक पर्सनैलिटी थी जनरल डगलस मैकार्थर की, ये वो पर्सनैलिटी है जो जनरल बाजवा की है। अब थोड़ा सा आते हैं जनरल डगलस मैकार्थर के करियर को और देखते हैं। जनरल डगलस मैकार्थर 1893 में पैदा हुआ। ये अमेरिका का यंगेस्ट मेजर जनरल बना, मतलब बाय द एज ऑफ 45 और 44 ये मेजर जनरल की रैंक के ऊपर प्रमोट हो चुका था। 1935 के करीब इसको मेजर जनरल का रैंक मिल गया था। 1937 में इसने यूएस आर्मी से रिजाइन दे दी और फिलिपाइन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। फिलिपाइन की आर्मी का फील्ड मार्शल बन गया क्योंकि फिलिपाइन के प्रेसिडेंट के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे और फिलिपाइन की आर्मी के फील्ड मार्शल बनने के बाद वहां पर फिलिपाइनी आर्मी को ट्रेन करने लगा। सो ये आने वाले तकरीबन 4 साल फिलिपाइन की आर्मी के अंदर रहा, उनको ट्रेन करता रहा, उनका फील्ड मार्शल बना रहा। लेकिन अचानक से अमेरिका और जापान के ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे वापस बुला लिया। रिकॉल टू द सर्विस एक आइन होता है अमेरिका का जिसमें वो किसी भी वेटरन को वापस बुला सकते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए। सो इसको 26 जुलाई 1941 को तकरीबन पर्ल हार्बर होने से 2 हफ्ते पहले इसको वापस सर्विस के ऊपर बुला लिया और इसे कहा गया कि तुम यूएस के फार ईस्ट के कमांडर हो, मतलब जो फिलिपाइन वाले एरिया है, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया है, इनके कमांडर हो और यहाँ पर तुमने लाइन होल्ड करके रखनी है। अब जब जनरल डगलस मैकार्थर था तो इसने यूएस आर्मी को एक खत लिखा। अब मजे देखिएगा आप डगलस मैकार्थर के। फ्रेंकली अच्छा जनरल था, ऐसा नहीं था कि गया गुजरा जनरल था, बड़ी अच्छी खासी जंगें लड़ी थी। लेकिन जिस तरह की मतलब शैलो पर्सनैलिटी होती है ना, ये जो मुशर्रफ वाली मैं कमांडो सो इस तरह की कुछ हरकत कर दी थी जनरल डगलस मैकार्थर ने। जनरल डगलस मैकार्थर ने यूएस आर्मी को खत लिखा कि भाई मैंने 2 लाख फिलिपाइनियों को ट्रेन कर दिया है पिछले 4 सालों के अंदर। 11 डिवीजन फिलिपाइनियों की तैयार बैठी हुई है, आने दो जापानीज को, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। अमरीकियों ने कहा कि भाई तुम ठहरो, 35,000 अमरीकी फौजी हम भेज रहे हैं, 200 के करीब जहाज भेज रहे हैं, कुछ आर्टिलरी सपोर्ट भेज रहे हैं, तुम इन्हें रखो और हम तुम्हें एक वॉर प्लेन भेज रहे हैं, तुम बस इसे केयरफुली एग्जीक्यूट कर देना। अब फिलिपाइन के डिफेंस के लिए तकरीबन 30 के करीब सबमरीन्स मौजूद थी अमेरिकन नेवी के पास, डिस्ट्रॉयर्स थे, फ्रिगेट्स थी, बहुत कुछ था और 200 के करीब जहाज थे, 2 लाख फिलिपाइनी सोल्जर्स थे और 35,000 अमेरिकन फौजी मौजूद थे। तकरीबन एक साइजेबल अच्छी डिफेंस वाली फौज मौजूद थी फिलिपाइन के डिफेंस के लिए जनरल डगलस मैकार्थर की कमांड के अंदर। जनरल डगलस मैकार्थर को हाई कमांड ने कहा कि देखो अगर जब भी तुम्हारे ऊपर हमला हो तो जहाज उड़ा के फॉर्मोसा जो कि आज का ताइवान है इसके ऊपर हमला कर देना ताकि जापानीज डर जाएं और जहां पर
हमला ना करें और उन्हें लगे कि यहाँ पर एक साइजेबल फोर्स मौजूद है या किसी न किसी तरह से जापानीज को थोड़ा सा डराया जा सके। और देखो अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो जल्दी जल्दी रिट्रीट कर लेना, यहाँ पर लड़ना मुमकिन नहीं रहेगा, इसीलिए तुम ऑर्डरली रिट्रीट करना और रिट्रीट करते वक्त जापानीज को जूते मारते आना ताकि जापानीज का एडवांस फिलिपाइन के अंदर स्लो हो जाए। इस बंदे को यह स्ट्रेटेजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने कहा हम क्यों भागे, हम जापानीज को ऐसी की तैसी कर देंगे, हम जापानीज की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब ये वही मुशर्रफ वाला एटीट्यूड, काउबॉय वाला एटीट्यूड। इसको अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बार बार कहा कि तुम हमारे प्लेन ऑरेंज के मुताबिक, ये सारा का सारा ऑरेंज प्लेन था फिलिपाइन का डिफेंस, सो इससे बिल्कुल भी मत हटना, जो हमने कहा एग्जैक्टली वही करना। इसने बिल्कुल भी हाई कमांड की नहीं मानी। जैसे ही अमेरिका के ऊपर हमला हुआ पर्ल हार्बर के अंदर, 3 घंटे के अंदर इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि पर्ल हार्बर के ऊपर हमला हो चुका है, अब तुमने जवाबी हमला करना है। अब इससे पूछा जाता है कि हमला करो, एयरफोर्स को उड़ाओ, तो एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? बोल रहा है कि लैंड फोर्सेस नहीं है। लैंड फोर्सेस क्यों नहीं है? उसने कहा कि मैंने प्लेन बदल दिया था और मैंने अपनी सारी की सारी फौजों को पूरे के पूरे फिलिपाइन के अंदर डिवाइड कर दिया था। अब फिलिपाइन के अंदर तकरीबन 1500 से ज्यादा आइलैंड है। एक एक आइलैंड कैसे डिफेंड किया जा सकता है 2.5 लाख की फौज लेकर? सो उसे कहा गया कि तुम्हें किसने कहा था कि सारी फौज तितर बितर कर दो, इधर उधर फेंक दो? उसने कहा कि मैं ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रखूं। अब उससे पूछा गया कि किस तरह की ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी? उसने कहा कि मैं इनको लैंड ही नहीं करने दूंगा, मैं इनको समुद्र में डुबा के मारूंगा जापानीज को। और जो मेरा एडमिरल है, जो वहां का एडमिरल इंचार्ज था, उससे कहा कि तुम्हारे पास जितनी भी सबमरीन है तुम इनकी सप्लाई लाइन की शिपों को उड़ाना शुरू कर दो, जो भी जापानीज को सप्लाई लाइन भेज रहे हैं उनको उड़ाना शुरू करो। इसे एडमिरल ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि हमारी सबमरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो मैकार्थर पूछता है कि कौन सी कामयाबी तुम्हारी सबमरीन के अंदर? तो मैकार्थर को बोलता है कि ये सबमरीन कभी हमने टेस्ट ही नहीं की है। एक्चुअली में उन सबमरीन के जितने भी टॉर्पीडोज फायर हो रहे थे वो सारे के सारे मिस कर रहे थे। इनफैक्ट कोई ब्लास्ट ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट फिलिपाइन की जो डिफेंस में जितनी भी सबमरीन ने वेपनरी फायर की थी, एक ने भी जापानीज एक शिप नहीं गिराई थी। सारे के सारे मतलब है ना डिसफंक्शनल हो गए थे टॉर्पीडोज। तो वो बोलता है कि ये कौन सी बकवास सबमरीन लेकर तुम बैठे हो? अब मैकार्थर ने पूरा का पूरा ओरिजिनल प्लेन चेंज कर दिया अपनी काउबॉय एटीट्यूड की वजह से, विदाउट रियलाइजिंग के जिस चीज के ऊपर वो सबसे ज्यादा रिलाय कर रहा है सबमरीन, वो फंक्शनल ही नहीं है। ये वो होते हैं ब्लंडर्स जो एक फील्ड कमांडर कर लेता है। तो इसी तरह से जनरल बाजवा ने भी कुछ ऐसा ही किया। अल्टीमेटली पता है क्या हुआ मैकार्थर के साथ? फिलिपाइन को कैप्चर करने के लिए जापानीज ने एस्टिमेट किया कि हमें 3 महीने लगेंगे। अमेरिकन ने एस्टिमेट किया हुआ था कि अगर हम टफ रेजिस्टेंस देना शुरू करेंगे तो 6 महीने लगेंगे जापानीज को कैप्चर करने के लिए फिलिपाइन को। 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा फिलिपाइन हार बैठा, पूरे के पूरे फिलिपाइन को हार बैठा 1 महीने के अंदर। ऑर्डरली रिट्रीट नहीं था, सारे के सारे इक्विपमेंट उसको यहीं पर छोड़ने पड़े। 200 के 200 एयरक्राफ्ट उसने यहीं पर फुड़वा दिए, सबमरीन्स को डैमेज करवाया, वारप्लेन्स को डैमेज कराया, फूड, राशन, वेपनरी, हेवी आर्टिलरी, टैंक्स, सब कुछ इसको यहीं पर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ा। बाद में जाकर इसने फाइट बैक किया, वापस आया, लेकिन जो इनिशियल वारप्लेन्स थे जो कि बड़े इंटेलिजेंटली डिजाइन किए हुए थे, वो सारे के सारे को तो रगड़ा लगा दिया इस मैकार्थर ने। सो ये वो चीजें होती हैं जो जनरल्स चाहे कितने भी बड़े हो इतने बड़े ब्लंडर कर लेते हैं। एक और ब्लंडर बताता हूं इसका। जब इसको कहा गया कि अब भला थोड़ी सी जापानीज वाले लैंडिंग कर चुके हैं तो अब लड़ा जाए, तो इसने पता है क्या कहा? इसने कहा कि मैंने 4 साल तकरीबन फिलिपाइनी फौज को ट्रेन किया हुआ है, अब ये जाकर लड़ेंगे। अब फिलिपाइनी फौज को ट्रेन अच्छा किया था या बुरा किया था, इक्विपमेंट तो मैटर करता है ना। उनके पास थी वर्ल्ड वॉर 1 की इनफील्ड राइफल। ऐसे जापानीज ने जूते मारे सारी की सारी फौज को कि सारी की सारी फौज ने 2 लाख की फौज ने सरेंडर कर लिया और बाद में जापानीज आर्मी को ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मिलकर मैकार्थर से लड़ने लगे। सो ये वो मैकार्थर की थी ट्रेजेडी और ये है जनरल बाजवा की ट्रेजेडी। और दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैकार्थर के साथ अल्टीमेटली क्या हुआ था? मैकार्थर ने जब जंग जीत ली वर्ल्ड वॉर 2, तो ये चढ़ दौड़ा कोरिया के ऊपर। कोरिया के ऊपर इसको कहा गया कि थोड़े से अपने हाथ हल्के रखो। ये चाइना के अंदर घुस गया। चाइना के अंदर घुस गया तो रूस ने कहा कि अब हम भी एटॉमिक वॉर के ऊपर आ जाएंगे। ये न्यूक्लियर वॉर करवाने वाला था वहां पर पागल आदमी। सो हेनरी ट्रूमैन ने कहा कि इस पागल को मुझे रोकना है और उसके बाद इसको डिसमिस कर दिया, सर्विस से ही हटा दिया। एक फील्ड मार्शल था जिसको सर्विस से हटा दिया। इसको सर्विस से हटाने के बाद इसको वापस बुलाया गया अमेरिका और वहां पर इसे कोई भी मिलिट्री वेलकम वगैरह नहीं दिया गया, इसे कोई भी मीडिया का अटेंशन वगैरह नहीं दिया गया। 10 साल बाद इसका एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया। वजह यह थी कि अमेरिकन डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से जानती है, अगर हमने जनरलों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, अमेरिकन मीडिया भी ये अच्छी तरीके से जानती है, अगर हमने जनरलों को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो सिविलियन लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी लीडरशिप को समझनी चाहिए, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया को समझनी चाहिए, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी लोगों को समझनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।